हेलो दोस्तों। आज क्या है? आज 10 जनवरी है। तो आज का जो पहला करंट अफेयर्स का आर्टिकल है वो है सुप्रीम कोर्ट को लेकर। तो अब हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर चिंता जताई है। अब चिंता क्यों जताई है? 2021 से अभी कौन सी स्टार्ट हो गई है? 2025। तो सरकार से कहा है कि जो बांध सुरक्षा का अधिनियम 2021 में आया था उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तो इस पर चिंता जताई है। और बांध भारत में इस समय समस्या का विषय है क्योंकि कभी बांध टूट जाते हैं। तो हुआ क्या है कि राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति का गठन करना था। तो अभी तक वो हो नहीं पाया है 2021 वाले एक्ट के तहत। तो इसमें क्या था, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति का गठन किया जाना था और ये अभी तक लागू नहीं हो पाया। तो ये पूछा जा सकता, कब आया था अधिनियम? 2021 में आया था और इसका गठन किया जाना था। और इस अधिनियम में और क्या था कि 4 स्तरीय संस्थागत संरचनाएं स्थापित करने का प्रावधान था। 4 स्तर के मतलब जैसे केंद्र, राज्य ऐसे करके 4 स्तर की संरचनाएं बनानी थी। और इसमें राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति में इसमें से एक संरचना थी क्योंकि सबसे ऊपर क्या होगा, राष्ट्रीय वाली होगी। तो राष्ट्रीय, राज्य ऐसे करके तो राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति जो ये है वो इन्हीं 4 संस्थाओं में से एक थी। समिति का उद्देश्य क्या होगा? अब चूंकि नाम ही है बांध सुरक्षा, तो नॉर्मल सी बात ऐसे समझ सकते हैं कि बांध अगर टूटेगा तो उससे होगी आपदाएं और आपदाओं को रोकना इसका मकसद हो जाएगा। अगला क्या है कि जो समिति की संरचना होगी, अब समिति तो बनी रही थी तो समिति की संरचना भी होगी। तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो केंद्रीय जो जल आयोग होगा वो इसकी अध्यक्षता करेगा। मतलब केंद्रीय जल आयोग का जो अध्यक्ष होगा वही इसकी अध्यक्षता करेगा। और पर चूंकि बांध केवल केंद्र में तो होते नहीं है, राज्य में भी होते हैं। तो राज्यों के भी 3 मतलब केंद्र के प्रतिनिधि होंगे, राज्य के प्रतिनिधि होंगे और 3 इसमें विशेषज्ञ बुलाए जाएंगे जो बांध क्षेत्र या इस क्षेत्र में जानकार होंगे। अब बांध सुरक्षा 2021 के बारे में वही है। पहले तो एक्ट का डेट ही याद रखनी है। उसके बाद वही है कि बांध टूटेंगे तो आपदाओं से रोकना, ये सब है। दूसरा जो संस्थागत के 4 स्तर अभी हमने पढ़े थे, तो पहला तो मैं पढ़ा गया, पता चल गया था राष्ट्रीय स्तर पे होगा। तो उसमें देखते हैं केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण बनेगा। जो ट्रिब्यूनल टाइप का होता है, अधिकरण टाइप। तो इसमें प्राधिकरण बनेगा केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय बांध सुरक्षा का। राज्य में क्या हुआ? राज्य में राज्य बांध सुरक्षा समिति बनेगी। यहाँ प्राधिकरण है, यहाँ समिति बनेगी। और राज्य बांध सुरक्षा संगठन भी बनेगा। तो केंद्र में एक प्राधिकरण बन जाएगा, राज्य में एक समिति बन जाएगी। तो ये कदम क्या उठाएंगे, कैसे? तो बड़े बांधों का भी अब जो कोई बड़ा बांध है, बड़ा सा कहीं बांध है एक नदी पे, और इस बांध का कहीं रजिस्टर में नाम तो लिखा होगा ना, तो ये कौन करेगा? तो इसे केंद्रीय जल आयोग, क्योंकि केंद्रीय जल आयोग के ही तो प्रमुख इसके लीडर थे। तो केंद्रीय जल आयोग द्वारा इसे संकलित किया जाएगा, अनुरक्षित किया जाएगा। किसी बड़े बांधों का एक रजिस्टर होगा राष्ट्रीय। तो बड़े बांधों का जो रजिस्टर होगा वो किसके द्वारा संकलित किया जाएगा? केंद्रीय जल आयोग के द्वारा। फिर दूसरा है बांध पुनरुद्धार और सुधार परियोजना। तो बांधों बांधों का यहाँ पे तो केवल रजिस्टर था, यहाँ पे पुनरुद्धार भी तो करना है और उनका सुधार भी करना है। तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक के साथ और एशियाई अवसंरचना बैंक उसके लिए समर्थन भी दे रही है। तो ये इसके साथ योजना में था। साथ ही साथ एक एप्लीकेशन है जिसका नाम क्या है, धर्मा। तो धर्मा एप्लीकेशन है। इसमें क्या है, बांध अगर भूकंप से सुरक्षा के लिए एक केंद्र बनेंगे, मतलब अगर डैमों पे कोई समस्या आ जाती है, आपदा आ जाती है, तो रिहेबिलिटेट मॉनिटर, जो रिहेबिलिटेट होगा उसके लिए मॉनिटर एप्लीकेशन होगी। तो धर्म करके पूछ लेगा ये किसके लिए? बांधों की सुरक्षा के लिए। अब ये भारत के कुछ प्रमुख बांध हैं, तो जिनमें कुछ कुछ देख लेते हैं। जैसे भाखड़ा नागल बांध उत्तर की ओर मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में कौन सा है, नरौरा वाला जो हम पढ़ते हैं। इधर कौन सा है, अब सरदार पटेल थे तो इधर की तरफ सरदार पटेल जैसा ही नाम मिलेगा, सरदार सरोवर जो है नर्मदा नदी पे। तो ये मिल जाएगा नर्मदा पे। और उसके बाद तापी नदी पे काकरा पारा है। तो तापी नदी पे ताप माने टेम्परेचर और पारा माने भी टेम्परेचर, तो काकरा पारा ऐसे करके याद रखते हैं। उसके बाद है कोयना। तो कृष्ण कृष्ण क्या कह रहे हैं, कोयना, तो ऐसे याद कर लेना। कृष्णा नदी पे कौन सा बांध है? कोयना बांध है। उसके बाद है तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा कृष्णा की एक साइंग है, तो तुंगभद्रा पे। और कृष्ण से संबंधित ही नागार्जुन है, तो नाम में आ जाता है। तो कृष्णा जो नदी है उस पे ही एक बांध है, नागार्जुन सागर।
उसके बाद अगर साउथ की ओर चलेंगे तो कावेरी पे है कृष्णराज सागर। तो कावेरी पे कौन सा है? कृष्णराज सागर है। और कावेरी पे ही आगे कौन सा है? मैटूर, जो कि बहुत फेमस बांध है मैटूर। तो साउथ में टूर पे जाना है कहाँ पे तक? कावेरी तक। तो कावेरी पे मैटूर बांध है, ऐसे याद कर सकते हैं इसे। महानदी पे कौन सा? हीरा कुंड है। इधर हीरा नहीं मिलता है, पर हीरा कुंड महानदी पे एक बांध का नाम है। और इधर एक है गोदावरी पे कौन सा? निजाम सागर और रामागुंडम। तो रामागुंडम और निजाम सागर किस नदी पे? गोदावरी नदी की तरफ मिल जाएगा। अब इधर है मैथन बांध। मैथन बांध, पंचेत बांध, ये सब किधर की तरफ मिल रही है? पश्चिम बंगाल की तरफ। तो जो मिथुन चक्रवर्ती ऐसे याद कर सकते हो, वो पश्चिम बंगाल में ही तो लीडर है, नेता भी है अभी तो वो मिथुन के नाम से ऐसे याद कर लेना, मैथन बांध मिल जाएगा इधर ही। तो इस साइड मिल जाएगा मैथन बांध। तो इधर, और इधर तलैया बांध है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कुछ बांधों को। अगला आ जाए कि नंबर ऑफ लार्ज डैम इन इंडिया। तो सबसे बड़े लार्ज डैम कहाँ है इंडिया में? तो महाराष्ट्र में सबसे बड़े बड़े डैम है 2354। उसके बाद है मध्य प्रदेश में। तो महाराष्ट्र में सबसे बड़े बांध है सबसे ज्यादा संख्या में, और फिर मध्य प्रदेश में आ जाएंगे। तो ऐसे याद कर सकते हैं बड़े वाला। अब अगला है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अब हाइड्रोजन को हम पानी से देखते हैं और गैस के रूप में जानते हैं। वो ग्रीन कैसे हो सकती है? तो हाइड्रोजन का भी कोई कलर होता है? तो हाइड्रोजन का तो कलर नहीं होता है, पर हाइड्रोजन को हम देखते हैं उसकी उत्पादकता, जैसे उत्पादन कर रहे हैं उसको कलर के रूप में हम उसे जानते हैं। तो पहली बात क्या है? हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन क्या है? भविष्य का ईंधन है। भविष्य का ईंधन। अब इसका कोई कलर तो नहीं होता है, तो ये हम जानते हैं। और ये कैसी गैस है? एक सबसे हल्की गैस है, और तत्व में ये पहला ही तत्व है। तो एक तो हल्की गैस है, और तत्व में ये कौन सा तत्व होता है? पहला तत्व होता है। अब होता क्या है कि इसे कई प्रकार के रंगों के नाम से जाना जाता है। तो अभी चूंकि ये करंट में क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का पहले देखते हैं, फिर इसका डिस्कस करते हैं। तो हुआ क्या है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला रखी गई है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत के ग्रीन हाइड्रोजन का हब का। अब आंध्र प्रदेश है अंधेरा टाइप का, और यहाँ पे कलर का नाम दे दिया, तो ग्रीन हाइड्रोजन ऐसे कुछ याद करके से याद रख सकते हैं। तो ये, अब इसकी स्टार्ट कब हुई थी? घोषणा 2023 में स्टार्ट हुई थी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। मंत्रालय कौन सा होगा? नॉर्मल सी बात है ये, चूंकि रिन्यूएबल है तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय होगा। उद्देश्य वही होगा कि ग्रीन हाइड्रोजन का 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन का ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादित करना। और इसकी कई सारी योजनाएं हैं, जैसे साइट है एक उप योजनाओं में। तो स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादित करो, फिर उसका ट्रांजिशन भी हो सके। तो ये सब है। अब जो ग्रीन हाइड्रोजन से क्वेश्चन आ सकता है वो इन कलर के बेस पे आ सकता है यूपीएससी वगैरह में, कि कौन से कलर से कौन सा हाइड्रोजन वगैरह का कलर है। तो सबसे पहले लेते हैं ग्रे हाइड्रोजन को। तो ग्रे हाइड्रोजन क्या है? ये कोयले से होगा। तो ग्रे हाइड्रोजन क्या होगा? कोयला या प्राकृतिक गैस। तो नेचुरल गैस होगी या कोयला, दोनों ही आ सकते हैं। कोयला या नेचुरल गैस से ये बनाया जाता है। और इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो नाम क्या है इसका? ग्रे हाइड्रोजन। तो इसमें क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड इसमें निकलेगा। तो ग्रे हाइड्रोजन में एक तो ये चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें निकलेगा। अब इससे तो पर्यावरण समाप्त हो जाए, मतलब खराब होगा। तो इसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम सबको याद रखेंगे। जैसे ऐसे सोचो कि आपने खाना बनाया है, आपने खाना बनाया किचन में, और किचन पूरा हो गया गंदा। खाना बनाया है और किचन पूरा हो गया गंदा। तो ये क्या है? यही ग्रे हाइड्रोजन है कि काम तो हो गया है, पर प्रदूषण फैल गया है। तो ये क्या हो गया? ग्रे हाइड्रोजन की किचन में खाना बना और वो गंदा हो गया। उसके बाद हम लेते हैं ब्लू हाइड्रोजन को। तो ब्लू हाइड्रोजन में क्या है कि इसमें प्रदूषण कम हो रहा है। प्रदूषण कम कैसे हो रहा है? कि इसमें सेम प्रोसेस है, वही कोयला और नेचुरल गैस जलाया जा रहा है, पर उसको कैप्चर कर लिया जा रहा है। तो उससे स्टीम जो उसकी रिफॉर्मिंग होगी, तो जो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा उसे कैप्चर कर सकते हैं। तो इसमें नुकसान थोड़ा सा कम होगा। तो ऐसे सोचो कि किचन में खाना बनाया, फिर किचन को साफ कर दिया, तो ये क्या हो गया? ब्लू हाइड्रोजन हो गया।
उसके बाद आ जाएँ ग्रीन हाइड्रोजन पे। ग्रीन हाइड्रोजन नाम से ही ग्रीन लग रहा है, तो पानी को बिजली से तोड़कर इसे बनाया जाता है, ये स्वच्छ ऊर्जा है। तो पानी को बिजली से तोड़कर, इलेक्ट्रोलाइटिस लिखा है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो बिजली से पानी को तोड़ा जाएगा इसे। तो ये है, इसमें ये पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा है। तो ऐसे सोचो कि एकदम कि खाना बना के किचन को वैसा का वैसा ही चमचमाता छोड़ दिया जाए, साफ सुथरा। तो ये रिन्यूएबल है ग्रीन वाले में। इसमें थोड़ा गंदा रहेगा, इसमें तो टोटल ही रहेगा। तो ये, उसके बाद अगला देखें कि ब्लैक हाइड्रोजन अगला है, ब्लैक। ये कोयले से बनाया जाता है, इसमें कोयला प्लस नेचुरल गैस था। ब्लैक वाला कोयला ब्लैक ही होता है, तो ब्लैक है। सबसे ज्यादा प्रदूषण तो यही करेगा, काला ही है, सबसे ज्यादा प्रदूषण ये फैलाएगा। उसके बाद अब इसे देखो कि खाना बनाया है किचन में और इतना गंदा छोड़ दिया है कि वहाँ दूसरे का जाना मुश्किल हो जाए, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी ब्लैक हाइड्रोजन में। उसके बाद आ जाते हैं ग्रे हाइड्रोजन पे, तो वो पिंक हाइड्रोजन वगैरह पे। तो पिंक हाइड्रोजन में क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करेंगे। तो पिंक हाइड्रोजन में न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी अच्छा रहेगा, न्यूक्लियर वाला है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस इसमें भी, इलेक्ट्रोलाइसिस इसमें भी आ जाएगा। उसके बाद आ जाएँ इस पे हम अगले पे, टरकोसिस हाइड्रोजन। इसमें नेचुरल गैस का यूज़ कर रहे हैं, इसमें भी नेचुरल गैस, इसमें भी नेचुरल गैस कर रहे हैं। तो इन्हें याद रख सकते हैं। टरकोसिक हाइड्रोजन है, उसमें क्या है, उसमें नेचुरल गैस का यूज़ कर रहे हैं। तो ये सेम सेम सा है, तो नेचुरल गैस निकलेगी तो वहाँ पे प्रदूषण होगा ही होगा। तो इन सब में प्रदूषण होगा। फिर है एक येलो हाइड्रोजन। तो येलो हाइड्रोजन में क्या है, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कैसी होती है, येलो होती है। तो इसमें सोलर एनर्जी का यूज़ हो रहा है, मतलब सोलर एनर्जी का यूज़ होगा येलो वाले में। तो ये देख सकते हैं, तो ये वाला हो गया। अब है अगला, अगला आर्टिकल है सोनोबाय को लेकर। तो अगला आर्टिकल क्या है, सोनोबाय। अब सोनोबाय अगर देखेंगे तो इसमें कुछ शब्द हैं, जैसे सोनो मतलब सोनार से, और एक वय करके होगा। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि मतलब याद क्या करना है कि सोनोबाय एक होता है कि जैसे प्लेन ऊपर उड़ रहा है, प्लेन एक तरीके से क्या होगा, एक छोटा तैरने वाला उपकरण डिवाइस पानी में नीचे गिराता है। ये डिवाइस क्या करेगा, पानी की गतिविधियों को सुनेगा और पता लगाएगा। तो सोनोबाय क्या कर रहा है, एक छोटा उपकरण है जो जहाज से पानी में फेंका जाएगा और ये आसपास की गतिविधियों का पता लगाएगा। मतलब इसे कह सकते हैं कि ये जासूस है। तो ये क्या है, एक जासूस मछली की तरह है, जो पानी में जाएगा और सब कुछ पता लगा लेगा आसपास क्या चल रहा है। तो ये कैसे काम कर सकता है, तो इसमें सोनो करके आएगा, तो इसमें एक होता है टर्म सोनार। तो सोनार तो हम जानते ही हैं, जो ध्वनियाँ होती हैं। तो सोनार टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, इसमें क्या हुआ, पानी में ध्वनि को भेजता है और उसकी गूंज को सुनकर पता लगाएगा कि वस्तु कहाँ है। तो सोनार ऐसे ही, तो जैसे चमगादड़ होता है, वो ध्वनि को भेजता है और उसके पास लौट के आती है, तो उसे दिशा का पता चल जाता है। वैसे ही सोनोवाय में जो सोनार होगा वो क्या यूज करेगा, सोनार यूज करेगा, वो प्रतिध्वनि, यहाँ पे कई सारी ध्वनि भेजेगा चारों तरफ, और ध्वनि लौट के आएगी कहाँ से, अगर वो आ रही है ध्वनि कहीं से लौट के और कैसे टकरा के, तो पता चल जाता है कि कौन सी वस्तु कितनी दूरी पर और कैसी वस्तु है वो, उसका आकार वगैरह। तो ये है, तो उसकी गूंज इको का पता लगाता है, ये गूंज का पता लगाएगा। अब संचार में कैसे होगा, अब इसमें फिर संचार होगा, तो संचार रेडियो सिग्नल के जरिए यहाँ पे हवाई जहाज तक ये भेज देगा, जो लगा है ऊपर हवाई जहाज तक भेज देगा और उसमें संदेश पहुंचा देगा। फिर इसमें एक हाइड्रोफोन लगा होता है, हाइड्रोफोन होता है जिसे हम कह सकते हैं वो कान होता है, हाइड्रोफोन, फोन का नाम ही है। तो हाइड्रोफोन क्या है, कान है जो पानी के अंदर की आवाज़ सुनता है। और इसमें एक एंटीना भी लगा होता है। तो ये एंटीना क्या करतेगा, एंटीना संदेश को भेजेगा। और एक जो शब्द आ रहा है वॉय करके, जो उसका वो ऐसे आएगा, वो आए है ये असल में, तो वॉय है। तो ये छोटा तैरने वाली एक नाव है, जो ये तैरने वाली नाव दिख रही है उसका ही नाम वो है वॉय करके, जो टिकाए रखती है, मतलब जो मशीन रहेगी उसे टिकाए रखेगी। तो बस ये है, तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये खुफिया जासूस है, जो दुश्मन के बातों को सुनेगा और छिपकर पता लगा के वो वॉकी टॉकी से ऊपर अपनी जानकारी वॉकी टॉकी से दे देगा। तो ऐसे इसे याद रख सकते हैं। तो ये हो गया एक आर्टिकल। अब इसमें देखें, अब समझ में भी आ जाएगा, तो भारत और अमेरिका के सहयोग से ये बनाया जा रहा है, मतलब दोनों लोग मिलकर नौसेना, क्योंकि अभी तो बात करा पानी में, तो नौसेना ही इसका यूज करेगी। यह पहल क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर भारत और अमेरिका के पहलों का एक उद्देश्य है, क्योंकि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है ना, थोड़ा अच्छी है। तो ये, तो अब देख ही लिया, सेंसर का यूज करेगा ये सब। तो हवा से लॉन्च किया जाने वाला है, अब ये समझ चुके हो। और एक्सपेंडेबल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ध्वनि होगी वो उसी का सेंसर, इको ही तो सुनना, तो ध्वनि का सेंसर है। डेटा प्रदान, तो सोनार प्रणाली डेटा का पता लगाएगा, और सोनार देख ही लिया, जो ध्वनि भेजा जाएगा, अगर
सोनार की जैसे फुल फॉर्म आ जाती है, तो क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो साउंड नेविगेशन जो फिजिक्स का टॉपिक है, तो सोनार साउंड रेंजिंग एंड नेविगेशन होता है। तो इसमें ध्वनि होगा, पनडुब्बी रोधी, जैसे जैसे कहीं पनडुब्बी आसपास के एरिया में, तो पता लगा लेगा। तो ये सब ये पता लगाता है। अगला है सेल खड़ी, सोप स्टोन। तो सोप साबुन से है, तो वैसे ही ये सेल खड़ी, ये मुलायम टाइप का होता है। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ये कहा है कि उत्तराखंड के बागेश्वर में, बागेश्वर तो धाम वैसे ही फेमस है, तो उत्तराखंड के बागेश्वर में सेल खड़ी का अनियमित खनन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये है, वो मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने लगाए हैं, कहा है ये बात। अब सेल खड़ी के बारे में देखते हैं। तो ये स्टीएटाइट का नामक एक मतलब वो है, अयस्क को कह सकते हैं। तो खनिज है, तो खनिज टैल्क से बना होता है ये। तो टैल्क है, टैल्क पाउडर होता है, तो वैसे ये सौंदर्य प्रसाधन इन सब में सेल घड़ी का यूज किया जाता है। स्रोत कहाँ है, तो खाद्यान्न के आधार पर इसे अभ्रक, क्वार्ट्ज अलग अलग मात्रा में इसका प्राप्त होता है। तो क्लोराइड, अभ्रक, एम्फीबोल्स, क्वार्ट्ज आदि की अलग अलग मात्रा प्राप्त होती है स्रोत खाद्यान्न के आधार पर, मतलब अन्य जगह से मिलता है। अब इसका स्वरूप ग्रे मतलब कलर वगैरह होंगे, तो ये ज़्यादा नहीं है। बाकी सारे ऐसी चीज़ों में यूज़ हो सकता है ये कई जगह पे। तो जी है, जैसे अंगीठी, मूर्ति, अब चूंकि सोप स्टोन है, तो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब भारत के खान ब्यूरो ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है राजस्थान में। तो ऐसे याद कर सकते हैं, सोप स्टोन है, सेल खड़ी है, तो रेत मतलब ऐसे मिट्टी टाइप का। तो जो राजस्थान का एरिया, उसमें मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। और फिर दूसरे पे उत्तराखंड है, तभी तो इतनी बड़ी बात हुई है, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बोला। तो दूसरे नंबर पर ये उत्तराखंड में है। अब देखते हैं मियावाकी पद्धति। तो मियावाकी पद्धति काफ़ी चर्चा में रहती है, पिछली साल पीसीआईएस में आ भी चुका है 1-2 साल पहले। तो ये है, तो मियावाकी एक खास तकनीक होती है, पहले से समझते हैं। और ये क्या करेगी, घने जंगल जो डेंस फॉरेस्ट हैं, उन्हें वो इससे बनाए जाते हैं। जापानी एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी, उनके द्वारा इसे विकसित किया गया था। मकसद क्या था इनका, कम क्षेत्र में, मतलब कम क्षेत्र, शहर कम क्षेत्र हो सकता है, तो कम क्षेत्र में ज़्यादा पेड़ लगाए जाएंगे ताकि पर्यावरण को फायदा होगा। तो यह है मेगावाकी। अब इसका और क्या हो सकता है, तो इसमें जो विधि होती है, घने और देसी देसी लघु वन विकसित किए जाएंगे। देसी का मतलब क्या हुआ, कि अगर पूछा जाएगा, तो इसमें स्थानीय पौधों का ही चयन किया जाता है। ऐसा नहीं मियावाकी में कहीं बाहर से पौधे आएंगे, नहीं, देसी लघु वन बनाए जाते हैं। तो स्थानीय पौधों का ही यूज किया जाता है, जो उस इलाके के नेटिव होंगे, वहीं इलाके के पाए जाएंगे। फिर दूसरी चीज क्या की जाती है इसमें, प्रति वर्ग मीटर में 2 से 4 प्रकार के देश, झाड़ियां और सारे प्रकार के प्लांट लगा दिए जाते हैं। मतलब क्या होता है कि पहले तो देसी प्रजाति प्रजाति देखिए, उसके बाद बहुत ही करीब करीब लगाए जाते हैं, जैसे जंगल में होता है ना, वो पास पास पास, ऐसे पास पास लगा देते हैं। इससे क्या होता है, मिट्टी में पोषक तत्व बढ़ाने, और इनमें मिट्टी में पोषक तत्व बढ़ाने के लिए जैविक खाद डाल दी जाएगी। और ये सामान्य पेड़ से 10 गुना ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि एक पेड़ में से कोई ऐसा ही चीज है, दूसरे पेड़ को मददगार होगी, तो एक दूसरे की एक तरीके से मदद करके आगे बढ़ते हैं, और ये 10 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। इनकी खासियत क्या होती है, 20 गुना ज़्यादा घना जंगल ये बनाते हैं, बढ़ते 10 गुना, 20 गुना ज़्यादा ये जंगल बनाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाएगी। तो और ये बिना मानवीय हस्तक्षेप के उगते हैं, इनमें कोई ज़्यादा मानवीय हस्तक्षेप नहीं दिया था। तो इसमें वही है कि ये जैसे अभी देखा कि 20-30 गुना ज़्यादा घने होते हैं, घने भी ज़्यादा होंगे, और इनमें कई सारी लेयर होती हैं, जैसे ये कैनोपी है ना, तो कैनोपी मतलब सबसे ऊपर से दिखेगा, तो कैनोपी लेयर सबसे ऊंचाई वाला ये है। उसका ट्री लेयर है, ट्री की लेयर यहाँ तक ज़्यादातर, फिर सब ट्री लेयर है, फिर श्रब लेयर है। तो कई सारी ये लेयर है, और अभी देखा 10 गुना तेजी से ये बढ़ते हैं। तो ये हो गए। अब और क्या विशेषता होती है, कम जगह में ये बड़ा असर करते हैं। तो कम जगह में क्या है, छोटी जगह में ये उगाए जा सकते हैं। ये हवा को साफ करेंगे, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे, गर्मी को कम करेंगे, ऐसी चीज़ें होती हैं। अब इसे और आसान तरीके से थोड़ा समझते हैं। जैसे ऐसा समझ लो, एक छोटा सा प्लॉट लो, और उस प्लॉट में वैसे नॉर्मल हम 2-3 पेड़ लगा दें, पर यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसी प्लॉट में 200-300 पौधे लगा देंगे। 200-300 लगाएंगे, और वो 2-3 साल में ही बढ़ जाएंगे। तो तेजी से ऊपर उग कर ये क्या बनेगा, एक सुपर जंगल टाइप का बन जाएगा। और इसे ही कहेंगे मियावाकी तकनीक। तो ऐसा कह सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल देना हो मेंस वगैरह में, कि दिल्ली, मुंबई बड़े शहरों में यूज़ कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु संकट, इन सबसे निपटा जा सकता है। बंजर ज़मीन को हरियाली में तब्दील किया जा सकता है। तो ये हो गया।
अगला है इसका एक है आर्टिकल आर्टिजियन दशाएं। तो एक ज्योग्राफी की मैपिंग में पढ़ा होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया का ये वाला एरिया है, यहाँ पे ग्रेट आर्टिजियन बेसिन पाए जाते हैं जो उन्हें कहते हैं उत्सुक कूप, जहाँ से खुद से पानी निकलता है। बस वही चीज अभी क्या हुआ है, राजस्थान के जैसलमेर में पाई गई है। यहाँ पे आर्टिजियन देखे गए हैं। तो आर्टिजियन होते क्या, हम थोड़ा फोटो से इससे देखते हैं। तो देखो, ये वाला एरिया जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ है, ये पहाड़ी एरिया है ऊपर की तरफ। अब पहाड़ी एरिया में मान लो रेन, मतलब वर्षा होती है यहाँ पे, और वर्षा के द्वारा पानी इस एरिया में जाएगा, नीचे पानी रिचार्ज करेगा नीचे वाली एरिया को, तो पानी इस एरिया में भरता है। नीचे पहले से पानी था, इस एरिया से पानी आया। अब ये पानी यहाँ पे दबाव क्रिएट करेगा, और दबाव क्रिएट करने के बाद एक एरिया ऐसा होगा जहाँ पानी से ऊपर निकलने लगेगा। इसे ही कहते हैं आर्टिजियन वेल। तो यहाँ से खुद से पानी निकलेगा, क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटी इधर से ऐसे लग रही है, और इधर इधर से, तो पानी बाहर की ओर निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ हो जाती है। और ये ग्राउंड वाटर टेबल है ये वाली, तो पर ये ग्राउंड वाटर से नीचे से आता है, तो इस वजह से इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, तो खुद से निकलने लगता है। तो ये अभी देखा गया है जैसलमेर में। तो राजस्थान में पानी की वैसे ही कमी है, तो वहाँ मिला, तो इस वजह से ये चर्चा में चल रहा है। तो ये है। अगला देखते हैं कि आर्टिजियन की दशाएं क्या होती हैं। तो अपेक्षाकृत अभेद्य और अपारगम्य चट्टानों की परतों में पाया जाता है। अभी तो देखा कि नीचे की चट्टानों में पाया जाता है। तो ये क्या है, एक अपारगम्य चट्टानें होती हैं, तो इनमें पाया जाता है। अगला क्या है, दबाव होता है, तो ऊपर से दबाव लग रहा है, तो दबाव इसमें ज़्यादा हो जाता है। अब जैसे ट्यूबवेल और कुएं से पानी निकालते हैं, तो पंप यूज़ करते हैं, यहाँ पे खुद से निकलने लगता है। तो ये इसका इम्पोर्टेंट था। अभी हमने देख ही लिया ग्रेट आर्टिजियन बेसिन जो ऑस्ट्रेलिया का फेमस है। अब ऐसे ही इसमें भी है, देखो कि इस एरिया में पानी भरा हुआ है, और इस एरिया में रेन से पानी आ रहा है पहले से। ग्राउंड वाटर नहीं है ये, ग्राउंड वाटर ये वाला है। ग्राउंड वाटर के नीचे से आर्टिजियन बेसिन में पानी आता है। तो ये थोड़ा याद रखना कि क्या ग्राउंड वाटर ही है, तो अलग है। अगला है तिरुपति में स्टैम्पीड की घटना हुई, भगदड़ मच के 6 लोगों की मृत्यु हो गई। अब इसी तिरुपति मंदिर में अभी जो लड्डू वाला केस हुआ था, तो वो भी हुआ था। तो यहाँ ये दूसरी बार अभी इस साल चर्चा में। तो यहाँ पे क्या हुआ, तिरुपति जो मंदिर है वो आंध्र प्रदेश में, तो उसको लेकर चर्चा में। तो देखते हैं सबसे पहले तिरुमला जो वेंकटेश्वर मंदिर है। तो वेंकटेश्वर क्यों कहते हैं, कि वेंकट पहाड़ी पे ये पाया जाता है, इस वजह से वेंकटेश्वर। तिरुमला है, और इसे ही कहते हैं तिरुपति है, स्थान का आंध्र प्रदेश में। किस भगवान को है, तो जो वेंकटेश्वर है वो किसके अवतार माने गए हैं, विष्णु जी के अवतार माने गए हैं। और यहाँ का जो तिरुपति लड्डू है उसे जीआई टैग भी मिला है। और इसमें ये जो डेवलप हुआ था वो पल्लव चोल विजयनगर शासकों के साम्राज्य में ये मंदिर डेवलप हुए हैं। और इसका 12वीं सेंचुरी में संत रामानुज द्वारा पुनरुद्धार कराया गया था। शैली देखें तो ये कौन सी शैली होगी, अब नॉर्मल सी बात है, भारत के दक्षिणी वाले एरिया में पाई जाती, तो ये द्रविड़ शैली का एग्जाम्पल होगा। तो ये द्रविड़ वास्तुकला का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे तीन प्रवेश द्वार गर्भगृह की ओर ले जाते हैं, और आनंद निलय कहा जाता है, मतलब जो अंदर वाला एरिया है ना, गर्भगृह, उसे ही आनंद निलयम कहा जाता है, जहाँ भगवान बैठते हैं। गोपुरम क्या होता है, प्रवेश द्वार होता है। तो गोपुरम क्या है, ऐसा समझ लो कहीं अगर एक एरिया में एक बड़ा सा गेट सा दिखेगा, और उससे पहचान हो रही, तो वही गोपुरम होता है। तो ये बड़ा गेट होता है, जैसे हम देखेंगे अभी। उसके बाद विमान क्या होता है, तो ये वाली चीज़ है, ये विमान है, जो आकृति बनी होगी। तो ये सीढ़ीदार होती है, ज्यामिति होती है। शिखर क्या होता है, तो शिखर मंदिर के ऊपर का तत्व होता है, ये शिखर ही होता है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, एक जल का निकास, मतलब जो मंदिर होता है उसमें जल का भंडार भी होता है, तालाब टाइप का। तो अब इसे दोबारा से देखते हैं। तो ये है प्रवेश द्वार गोपुरम, जहाँ से प्रवेश करेंगे, जो कि कुछ ऐसा ऐसा दिखता है, बड़ा होता है काफी। तो ये गोपुरम, यहाँ से प्रवेश करेंगे, ये दोनों गोपुरम के एग्जाम्पल। गोपुरम से अंदर की ओर जाएंगे तो ये मंडप मिलेगा। और ये सब द्रविड़ शैली के एग्जाम्पल होते हैं, ये मंडप मिलेगा। तो मंडप में वही लोग बैठेंगे, ये सब गोपुरम में प्रवेश द्वार। उसके बाद ये है पूरा मंदिर की संरचना, ये नीचे वाला एरिया गर्भगृह होगा। ये विमान होगा, विमान क्यों, क्योंकि विमान ऐसे ही तो होते हैं, जैसे स्पेस शटल वगैरह हम देखते हैं, तो ऐसे 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 में ही बनी होती। तो लगभग उसी तरीके से ये बना है, विमान की तरह ऐसे ऐसे। तो ये विमान इसे कह देते हैं। ऊपर वाला एरिया जो है इसे क्या कहते हैं, शिखर कह देते हैं। और ये भगवान के बैठने का स्थान है, वो क्या कह देते हैं, गर्भगृह होते हैं। तो इसमें दोबारा से इसमें दे दिया है, जैसे गोपुरम एंट्रेंस गेट है, मंडप क्या है, पिलर स्ट्रक्चर है, इसमें कई सारे पिलर दिख रहे हैं ना। गर्भगृह क्या है, सेंटम है, जो जो डायटी का है, मतलब जो भगवान का प्रतिष्ठा होती है। विमान क्या है, पिरामिड का ये स्ट्रक्चर है ऊपर। और ये सब द्रविडियन है, और संगम एज के दौरान ये डेवलप हुए थे। तो ये हो गया इसका।
तो अगला है थोड़ा और विशेषता, तो वही है गोपुरम, मंडप और सजावटी या मूर्ति मिलेंगी। विमान जो ऊपर की ओर देखेगा, यहाँ पे एक चीज क्या होती है, पृथक जलकुंड भी होता है। तो ये होता है। अगला है मुख्य उदाहरण देखते हैं तो साउथ के मंदिर के द्रविड़ शैली की, तो एक है बृहदेश्वर मंदिर जो कहाँ है, तंजौर में है, यूनेस्को में भी आ जाता है। वैसे ही राज राजेश्वर मंदिर भी कह देते हैं। और ये कब बना था, चोल में बना था, चोल वंश के दौरान है राज राजेश्वर। एक मीनाक्षी मंदिर है जो मदुरई में है, दोनों तमिलनाडु में है। और चिदम्बरम मंदिर भी, ये भी तमिलनाडु में है। और महाबलीपुरम, ये कब बना था, ये पल्लव के द्वारा बना था। महाबलीपुरम का फेमस क्यों होते, क्योंकि रथ मंदिर के एग्जाम्पल होते हैं महाबलीपुरम के। याद रखने के लिए ट्रिक टाइप का यूज कर सकते हैं, जैसे GBM याद कर लेना है, जैसे मेंस में लिखना हो तो एक कम याद आएंगे, तो GBM एम याद रख सकते हैं, प्री में भी आए। तो गोपुरम, विमान और मंडप तीन है, GBM, गोपुरम, विमान और मंडप। और ये कहाँ मिलेंगे, मीनाक्षी में। तो गोपुरम, विमान और मंडप कहाँ मिलेंगे, मीनाक्षी में, GBM M। तो मीनाक्षी वाले से याद कर लेना। अगला है तुलना, थोड़ा तो तुलना वही है, ये नागर शैली के एग्जाम्पल है, ये दक्षिण की शैली के। नागर शैली के शिखर गोलाकार होते हैं, ये वाला पूरा एरिया देख रहे हो गोलाकार टाइप का। गोपुरम इसमें नहीं होता, कोई प्रवेश द्वार अपने मंदिर में नहीं दिखता है ना। जब हम अपने मंदिर में प्रवेश करते हैं तो कोई बड़ा ऐसा गोपुरम टाइप का बहुत बड़ी संरचना नहीं होती है। जलकुंड अपने यहाँ नहीं होता है, यहाँ जलकुंड होगा, गोपुरम बहुत आकर्षक होता है गेट। और ये पिरामिड नुमा होते हैं। तो ये चीज़ है। अगला है अमेरिका को लेकर है, और ये थोड़ा न्यूज़ है और ज्योग्राफी में आने की इसकी खूब संभावना भी है। तो अमेरिका में शीतकालीन तूफान देखे गए हैं। तो हुआ क्या है, अमेरिका में तूफान जो देखे गए हैं, उसके कारण यहाँ पे लोग बहुत सारे प्रभावित हुए हैं। तो ये है। तो यहाँ एक चीज फेमस, मतलब एक टर्म फेमस चल रही है जिसका नाम है ध्रुवी भंवर, जिसे कहते हैं पोलर वॉर्टेक्स। तो पोलर वॉर्टेक्स क्या है, ये समझना है इसमें। तो पोलर वॉर्टेक्स क्या है, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के चारों ओर पहिए की तरह घूमने वाली एक कम दबाव और ठंडी हवा का क्षेत्र है। और इसका नाम पोलर पेग है, अन्य नाम क्या कहते हैं, पोलर पेग। मौसमी व्यवहार है, हमेशा ध्रुवों के आसपास मौजूद रहता है, गर्मियों में कमजोर और सर्दियों में मजबूत हो जाता है, सर्दियों में मजबूत हो जाता है। ठंडी हवा को ध्रुवीय क्षेत्र में बनाए रखता है, निचले अक्षांशों में फैलने से रोकता है। अब अभी क्या हुआ है, कभी-कभी ये उस वहाँ से विस्तारित हो जाता है और ये दूसरे एरिया में फैल जाता है। या कभी जेट स्ट्रीम चलती है, या मान लो पश्चिमी विक्षोभ चलेगा तो ये भारत में भी आ सकता है, पर भारत में ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं होता। यूरोपीय देश वगैरह उनमें इसका प्रभाव होता है। अब इसे थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं ध्रुवीय बाटा को। पोलर बाटा अगर इसे हम समझें तो ये एक तरीके से क्या है, एक बर्फ का गोला टाइप का समझ सकते हैं इसे। तो ऐसे समझो कि ये पोलर है, ये वाला क्या है, पोलर है। और पोलर के आसपास ये भंवर टाइप का दिख रहा है। और ये जो हवा चल रही है इसके चारों तरफ, ये इसको बाहर नहीं निकलने दे रही है। तो ये क्या है, एक ठंडी हवा है यहाँ पे। और ये ठंडी हवा बाहर नहीं आ रही है। तो यहाँ याद कर सकते हैं, तो ठंडी हवा का घेरा एक याद कर लेना है, यही है पोलर वोर्टेक्स। अब क्या होता है, इसके आसपास ये चक्री की तरह, एक ऐसे चक्री से याद कर लेना है कि स्पिनिंग टॉप है, यहाँ चक्री के आसपास ये हवा घूम रही है। अब चूंकि ऐसे चक्री के आकार की है और ऊपर ये ठंडी हवा का घेरा, ये ठंडी हवा का घेरा है, तो यहाँ पे ये निकलेगी नहीं। अब चूंकि सर्दियों में ये और मजबूत होता है, तो ये आसपास सर्दियों में ये निकलने नहीं देता, तो ये बंद करके रखता है ठंडी हवा को। और ये अन्य जगहों पे नहीं फैल पाती, मतलब भारत के पूरी दुनिया की अन्य जगहों पे नहीं फैल पाती है। सामान्य स्थिति यही होती है, पोलर वोर्टेक्स जब मजबूत रहता है ठंड में, तो हवा नहीं आ पाती है अमेरिका जैसे देशों में, यूरोपियन देशों में, भारत जैसे। लेकिन समस्या कब होती है, जब पोलर वोर्टेक्स ये कमजोर हो जाए, मान लो ये कमजोर हो जाए, कमजोर हो जाएगा, तो ये मान लो या टूट जाए, मान लो इसका जो घेरा है वो टूट जाए, तो क्या होगा, ऐसे समझो कि ये कंटेनर है, उस कंटेनर का ढक्कन खुल जाए और ठंडी हवा चारों तरफ फैल जाए। तो ये ठंडी हवा फैलेगी तो यूरोप वगैरह सारी जगह पे आ जाएगी ना, तो ठंडी हवा, गर्म हवा नीचे चली जाएगी, ठंडी हवा उन सारी जगहों पे फैल जाएगी। दूसरा एग्जांपल एक ले सकते हैं, जैसे फ्रिज का एग्जांपल है कि ठंड फ्रिज में ठंडा पानी है और उसका दरवाजा बंद है। जब दरवाजा खुलता है तो रसोई चारों तरफ वो फैल जाएगा, तो वही है ये दरवाजा, ये दरवाजा है चारों तरफ। क्या है, जेट स्ट्रीम, स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम, ये निकलने नहीं देती, पर ये कभी कभी टूट जाता है। उसे ही कहते हैं पोलर वोर्टेक्स है, वो कमजोर है, इधर चारों तरफ फैल गया है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। भारत पे तो इसका सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, पर जो यूरोपीय देश, अमेरिका है, उन पे इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है।
तो ये हो गया पोलर वोर्टेक्स को लेकर। ध्रुवीय भंवर के प्रकार हैं ये। क्षोभमंडलीय ध्रुवीय भंवर तो वायुमंडल की सबसे निचली परत में होता है और ये 10 से 15 किलोमीटर होता है। अधिकांश मौसमी की घटनाएं भी यहीं होती हैं। तो ये, और ये अभी देखा था सर्दियों में ये ज़्यादा तीव्र होता है, गर्मियों में इसमें ज़्यादा समस्या नहीं है। तो शरद ऋतु में बनता है, सर्दियों में मजबूत रहता है, गर्मियों में ये गायब हो जाता है। क्योंकि ठंडी हवा है ना, तो गर्मियों में ये गायब हो जाएगा और समताप मंडल में होगा कहाँ से। अगला है कि ध्रुवीय भंवर के प्रभाव तो क्या हुए, भारत पर प्रभाव पड़ेंगे, तो अभी देखा कोई सीधा प्रभाव नहीं है, पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है। नॉर्मल सा एक पूरे मौसमी घटनाओं का कुछ ना कुछ प्रभाव तो हर एक जगह पे पड़ेगा। तो जैसे पश्चिमी विक्षोभ आता है तो यहाँ पर प्रभाव पड़ सकता है। ओजोन क्षय, तो भंवर अगर होगा तो उसमें हवाएं फंसी होंगी, तो ये ओजोन क्षयकारी अगर इसमें तत्व है तो ओजोन क्षय होगा। कारण आर्कटिक में चूंकि है ये, तो आर्कटिक ब्लास्ट भी तो हो सकता है, मतलब ठंडी हवा अचानक तीव्र गति से फैल जाए चारों तरफ, तो ये हो जाए। जेट स्ट्रीम में व्यवधान आ जाए। जेट स्ट्रीम कैसे होती है, लहर दो ऐसी होती है। तो अगर ये खराब हो जाए तो इसमें मतलब पैटर्न चेंज हो जाए, तो अब मौसमी घटनाएं बदल जाएंगी। अगला है नाइट्रिक ऑक्साइड का स्तर को लेकर। तो अभी एक रिपोर्ट आई है, शोधकर्ताओं ने ये कहा है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये वाली, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो स्तर है, अगर उसे कम कर दिया जाए, नाइट्रिक ऑक्साइड का जो स्तर है और उसे अगर कम कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा कि नाइट्रोजन के अवशोषण की क्षमता बढ़ जाएगी। तो नाइट्रिक ऑक्साइड को कम करने से नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। अब इसे थोड़ा समझते हैं, पहले नाइट्रोजन को समझते हैं। तो नाइट्रोजन पौधों के लिए वैसा ही है जैसे इंसानों के लिए खाना। तो पहली चीज हमने समझा नाइट्रोजन क्या है, तो नाइट्रोजन और खाना सेम है। हम खाना खाते हैं और पौधे नाइट्रोजन का यूज करते हैं, और पौधे हरे भरे बने रहते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, फसल की गुणवत्ता बढ़ती है। पर पौधों के साथ समस्या क्या है, पौधे सीधे नाइट्रोजन नहीं लेते। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट में लेते हैं, एक तो क्या लेंगे, नाइट्रेट में लेंगे, या फिर अमोनिया के रूप में लेते हैं। तो नाइट्रेट और अमोनिया के रूप में लेते हैं, तो अमोनिया तभी तो डीएपी होता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो या तो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं या अमोनिया के रूप में लेते हैं। अब यहाँ पे एक नाम आया नाइट्रिक ऑक्साइड, ये क्या है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होती है, नाइट्रोजन साइकिल के दौरान बनती है। जब नाइट्रोजन का ही साइकिल चल रहा है, पूरा नाइट्रोजन नाइट्राइड ये सब है, उसके दौरान नाइट्रोजन के दौरान ये नाइट्रिक एक्स ऑक्साइड बनती है। जब मिट्टी में बैक्टीरिया नाइट्रोजन को तोड़ते हैं तो ये गैस बनती है नाइट्रिक ऑक्साइड। जब बैक्टीरिया तोड़ेंगे तब ये एक फ्री गैस की तरह है, मतलब हवा में उड़ जाती है और नाइट्रोजन को कम कर देती है, मतलब खुद चली जाएगी और मिट्टी में नाइट्रोजन को कम कर देती है। या फिर क्या होता है, कभी कभी इसके ज़्यादा होने से नाइट्रोजन कम हो जाता है मिट्टी में। अब ये कैसे होता है नाइट्रोजन मिट्टी में कम, तो पौधे नाइट्रोजन को सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वातावरण में मिलकर ग्रीन हाउस इफेक्ट भी क्रिएट करता है, और नाइट्रोजन का सही उपयोग भी नहीं हो पाता है। अब किसान जब ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि खाना खाना है, पर खाना पेट भर के ज़्यादा खा लिए तो बीमारी हो जाएगी, तो वैसे ये ज़्यादा खाद डालेंगे तो ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड, और ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब ज़्यादा पेड़ों के लिए खुद ही खराब चीज़ है। तो ये है, तो यहाँ पे अच्छी अच्छी पौधे लगा सकते हैं, तो उससे हो सकता है। तो ये हो गया नाइट्रस। और एक समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन अगर पौधों का खाना है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड एक चोर की तरह है जो खाना चुरा ले जाता है। तो ये पौधों की जो एनर्जी वाली जो चीज़ है, मतलब उसे मिलनी चाहिए, वो खुद ले लेगा। तो ये है। तो और जितनी ज़्यादा खाद डालोगी ये उतना ज़्यादा चोर सक्रिय होता रहेगा। तो ऐसे समझ सकते हैं। तो बस यही चीज़ है इसमें कि विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है। नाइट्रोजन का स्तर कम हो जाएगा तो जो नाइट्रोजन है नाइट्रिक का कम होगा, तो नाइट्रोजन सीमित मात्रा में जो भी पहुंच पा रही है वो अच्छे तरीके से पहुंच पाएगी। तो ये हो गया। उसके बाद इसकी कैसे विधियां, क्या यूज़ क्या कर सकते हैं, तो हैं जिस तरीके से मतलब नाइट्रोजन ज़्यादा मिले और नाइट्रिक ऑक्साइड कम हो जाए। तो एक होता है फार्माकोलॉजिक हेरफेर। तो फार्मालॉजिकल में क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि स्कैवेंजर, मतलब एक तरीके से सोख लेंगे बायो, जहाँ से भी हमें सोखना है नाइट्रिक ऑक्साइड को हम सोख लेंगे। तो जब अगर वो कम हो जाएगी तो नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा आनुवांशिक भी तो कर सकते हैं
कि हम जीन के साथ हेर-फेर कर दें और ऐसे जीन बना दें जो इसे नियंत्रित कर जाए, तो ये हो गया। अब नाइट्रोजन उपयोग दक्षता, तो बायोमास उत्पादन के लिए लागू और नाइट्रोजन के उपयोग करने के लिए पौधों की दक्षता का है। मतलब मेन बात क्या है, नाइट्रोजन अगर ज़्यादा होगी तो पौधों की दक्षता बढ़ जाएगी, बायोमास ये सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, फसल अच्छी होगी, वायुमंडल से स्तरीकरण अच्छा होगा नाइट्रोजन का, तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग भी तो हम कम कर सकते हैं क्योंकि उसे ज़्यादा खाना मिलेगा, तो उपयोग को कम करने के लिए भी हो सकता है। नाइट्रेट लीचिंग ग्रीन हाउस गैस से प्रदूषण भी कम हो जाएगा, फसल उपज बढ़ जाएगी, तो ये सब है। तो ये हमने देख लिया आज का करंट।